अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे सीवीएस मेडिसिन में कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़। अच्छा, अब कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो वो आर्टरीज़ जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज़ की जब भी कोई डिज़ीज़ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँचेगी, हार्ट में इस्कीमिया होगा, उसकी वजह से एंजाइना हो सकता है और एमआई हो सकता है। अब हमने कहा कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ में दो चीज़ें आती हैं, एक एंजाइना और एक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब हम कहते हैं ये जो एंजाइना है इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एंजाइना आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टिपिकल या स्टेबल एंजाइना और साथ में हमारे पास प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना आते हैं। अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसके अंदर हमारे पास आता है अनस्टेबल या क्रिसेंडो एंजाइना, या फिर इसके अंदर हमारे पास आता है एमआई। तो ये हमारे पास जब ये चार चीज़ें मिलती हैं तो हम उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब हम कहते हैं एंजाइना कैसे होता है, हमने इनकी ना पैथोजेनेसिस बतानी है, एंजाइना की, एमआई की और इन सब की। तो अब एंजाइना जो है ना, हमारे पास तीन तरह का एंजाइना है, स्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना। अब जो है ना हमारे पास, हम कहते हैं कि स्टेबल एंजाइना जो है टिपिकल एंजाइना होता है। टिपिकल एंजाइना क्या होता है कि ये एंजाइना जो है तब होता है जब हमारा मतलब पर्सन जो है कोई भी एक्सरसाइज करता है या एक्सर्शन करता है ना, तब ये एंजाइना होता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि प्रिंस मेटल और वेरिएंट एंजाइना, ये एंजाइना कब होता है? ये एंजाइना रेस्ट पर हो जाता है। और जो अनस्टेबल एंजाइना है वो भी रेस्ट पर हो जाता है। अब हम कहते हैं इन तीनों की पैथोजेनेसिस क्या है, कि ये क्यों इस तरह होते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबल एंजाइना। अब हमारे पैथोजेनेसिस जो है ना इनकी, वैसे तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर और मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना इनकी अथीरोस्क्लेरोसिस है। अब अथीरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है? अब सबसे पहले ना अथीरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, हमारे पास जो इंटिमा की लेयर होती है ना ब्लड वेसल्स में, वहाँ पर हमारे पास एलडीएल जो है वैसे ही प्रेजेंट होती हैं। नॉर्मली जिस तरह फैटी स्ट्रीक्स वगैरह एलडीएल प्रेजेंट होती हैं। तो होता क्या है उसमें हमारे पास कि जब हमारे पास एलडीएल प्रेजेंट है ना हमारे पास इंटिमा में, तो जब भी कोई इंजरी होगी वेसल्स की तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर इंजरी की साइट पर जो है ना मैक्रोफेजेस, मायोसाइट्स वगैरह ना इंजरी की साइट पर आने शुरू हो जाएंगी और जो है ना वो इनगल्फ कर लेंगी एलडीएल को। जब वो इनगल्फ करेंगी तो वो फॉर्म सेल्स बना देंगी। अब जो है फॉर्म सेल्स जो हैं वो बाद में जाके खुद भी रप्चर हो जाते हैं। जब फॉर्म सेल्स रप्चर होंगे उनकी वजह से एलडीएल फिर से बाहर आ जाएगी। जब एलडीएल फिर से बाहर आएगी ना तो इंटिमा के अंदर ही ना पूल बनाना शुरू कर देगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि बाहर जो मीडिया की लेयर होगी ना उसके पास स्मूथ मसल कोलेजन फाइबर्स होंगे, वो कहेगी अब मैं वहाँ क्या हो रहा है, मैं भी जाती हूँ वहाँ पे, जहाँ पर इंटिमा में वो वहाँ पर जाएगी और वो लिपिड कोर के अराउंड जो है ना सारा उसको कवर कर लेगी। स्मूथ मसल्स और कोलेजन फाइबर्स वगैरह लिपिड कोर को कवर कर लेगी। तो इसको हम इकट्ठे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास बन गया प्लाक। ठीक है, प्लाक फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हमारे पास पैथोजेनेसिस आ गई प्लाक फॉर्मेशन की। तो स्टेबल एंजाइना क्या होता है? स्टेबल एंजाइना में हमारे पास प्लाक फॉर्मेशन तक ही होता है। जब हमारे पास प्लाक फॉर्मेशन है आर्टरीज़ के अंदर तो क्या होगा, नॉर्मली तो ब्लड सप्लाई जा रही है हार्ट को, लेकिन जब पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी हार्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, उसको ज़्यादा चाहिए ब्लड सप्लाई। लेकिन अब उसके अंदर क्या बना हुआ है, आर्टरीज़ के अंदर प्लाक बना हुआ है। प्लाक बनने की वजह से आर्टरीज़ के अंदर क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की कम हो गई, इस्कीमिया हो गया। तो उसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। ठीक है। फिर अब हमारे पास आता है प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना। प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना क्या होता है? इसके अंदर जो है कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म हो जाता है। ये रेस्ट पे भी बैठे बैठे हो सकता है। क्या मतलब हुई कि ब्लड सप्लाई जो है वो जा रही थी हमारे पास, नॉर्मल ब्लड सप्लाई हार्ट को जा रही थी, तो एकदम से क्या हुआ है, कोरोनरी आर्टरीज का स्पैज्म हो गया, वो नैरोइंग होना शुरू होगी। तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी हार्ट को जाते हुए। तो जब वो ब्लड सप्लाई हमारे पास कम होगी तो हार्ट को इस्कीमिया फील होगा तो वो पेन होगी उसमें, तो वो हमारे पास प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना की पेन होगी। ठीक है। और ये भी रेस्ट पर होती है और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हो जाती है। अब जो है ना एंजाइना, अब आती है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या है? अनस्टेबल एंजाइना में बस ये है कि हमारे पास प्लाक तो बना हुआ था, लेकिन अब उसका प्लाक को ना आगे भी पैथोजेनेसिस हुई, जिसकी वजह से अनस्टेबल एंजाइना जो है बैठे बैठे रेस्ट के ऊपर भी ना पेन होना शुरू हो गई। स्पैज्म नहीं हुआ इसके अंदर,
लेकिन बैठे बैठे भी ना पेन होना शुरू होगी। तो उन्होंने कहा क्यों हुई? वो इस वजह से हुई, जो प्लाक थे ना वहाँ पर बने हुए, जो कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक बने हुए थे, वो प्लाक जो थे रप्चर हुए। वो रप्चर होके उनकी जो कंटेंट्स वगैरह थे ब्लड में जाना शुरू हुए। ब्लड में जाने की वजह से प्लेटलेट्स वहाँ पर आ गए, उसकी इंजरी, वो प्लाक की जगह पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन शुरू हो गई उन कंटेंट्स की जगह। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन शुरू हुई तो उन्होंने इकट्ठे मिलके सबने एक थ्रोम्बस बना दिया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो जब प्लाक के ऊपर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम फिर उसकी वजह से रेस्ट पे बैठे बैठे भी अब जो है आर्टरीज थी उसके अंदर प्लाक था, प्लाक की डिस्ट्रप्शन हुई, वहाँ पर और प्लेटलेट्स आ गए, तो वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन बड़ा हो गया, प्लाक थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से और ब्लड सप्लाई जो हार्ट को जाती है वो और कम हो गई। ब्लड सप्लाई और कम होने की वजह से हार्ट में इस्कीमिया हो गया और पेन स्टार्ट हो गई। तो वो होती है इन अनस्टेबल एंजाइना। तो ये हमारे पास 3 मैकेनिज्म थे। स्टेबल एंजाइना में सिर्फ प्लाक फॉर्मेशन तक होता है। प्रिंस मेटल एंजाइना में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी का स्पैज्म हो जाता है। जबकि जो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर प्लाक फॉर्मेशन विद सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। तो इस वजह से वो अनस्टेबल एंजाइना होगा। यही एमआई में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? जब ये थ्रोम्बस जो है और ज़्यादा हो जाए और कंप्लीट आर्टरी की ऑक्लूड कर दे, कि आर्टरी है उसकी कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाए, फुल उसको कर दे और कोई भी ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट तक ना जा सके, तो मायोकार्डियल जो हार्ट के टिश्यूज़ और मसल्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, मायोकार्डियम निक्रोसिस हो जाएगी। मायोकार्डियल निक्रोसिस तो उसको हम एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सेल डेथ होती है। जबकि इन दोनों में जो है और प्रिंस मेटल में इस्कीमिया होता है, तो उसमें डेथ नहीं होती लेकिन इस्कीमिया होता है, जबकि इनके अंदर जो है सेल डेथ हो जाती है। तो ठीक है, इसमें समझ आ गई कोरोनरी इन तीनों के इनके मतलब डिफरेंस थे, ये बताने थे, उनमें यही है। बाकी तो रिस्क फैक्टर्स भी वही हैं और इन्वेस्टिगेशंस जो हैं और ट्रीटमेंट जो है वो सबके डिफरेंट हैं, तो वो अलग अलग होंगे। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस यही था कि ये जो है एक्सरसाइज में होती है और रिलीव होगी रेस्ट से या नाइट्रोग्लिसरीन से। नाइट्रोग्लिसरीन से क्यों रिलीव होगी? वेसोडाइलेशन होगी, वेसल्स डायलेट होंगी, ब्लड फ्लो थोड़ा इंक्रीज होगा हार्ट तक, तो वो ठीक हो जाएगी। अनस्टेबल एंजाइना और जो प्रिंस मेटल एंजाइना है वो तो होती ही रेस्ट में है, तो वो रिलीव नहीं होंगी। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में तो सीधा सेल डेथ हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। बाकी आप जो है क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट सबकी अलग अलग हैं, तो वो आप सेपरेट करेंगे।